हाय, मेरा नाम कुंदन किशोर है और ऑप्शन ट्रेडिंग के इस बिगनर मॉड्यूल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑप्शंस के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में और फ्यूचर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक जैसे ही प्रोडक्ट हैं और दोनों बनाए गए हैं एक ही मकसद से। और ये हमारा बिल्कुल पहला क्लास है, तो इस पहले क्लास में कुछ बातें मैं लर्निंग के बारे में भी करने जा रहा हूँ कि कैसे सीखना चाहिए हमें इस सब्जेक्ट को या इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट को। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उस चीज़ का डर हटाना होगा। मतलब अगर मेरे और उस कॉन्सेप्ट के बीच में जो मैं सीखने जा रहा हूँ या वो काम जिसे मैं करने जा रहा हूँ के बीच में किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी होगी, किसी भी तरीके का डर होगा, तो वो एक फ्रिक्शन की तरह काम करेगा और कभी मेरे पास आ नहीं पाएगा बिल्कुल वैसे जैसे उसे आना चाहिए, मेरे दिमाग में नहीं जा पाएगा। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन कुछ एक ऐसे पैटर्न पे दी जाती है, एक ऐसे ढर्रे में दी जाती है जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें बता दी जाती हैं। और इसीलिए अब इस नए ज़माने में वीडियो कोर्सेज फेमस हो रहे हैं और आपने ये एक वीडियो कोर्स लिया है। अब मेरे बारे में तो आप जान सकते हैं या धीरे धीरे आप जान जाएंगे इस कोर्स के माध्यम से। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो लर्निंग में मेरा एक डर है सिखाने का कि ये जिन्हें भी मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या उनके हिसाब से ये सुटेबल कंटेंट है, क्या सुटेबल तरीका है। तो आपको अगर मेरे इस तरीके में या जिस तरीके से या जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें कोई कमी नज़र आए तो आप hello@kundankishore.in पे ज़रूर मेल करके मुझे फीडबैक दें, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि कितना सही से उस डर को भगा पाया मैं, जिस डर के कारण आप किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाते और नहीं सीख पाने के कारण उसका बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है, खास करके ऐसे सब्जेक्ट में, ऐसे टॉपिक में जो सीधे सीधे हमारे पैसे की बात करता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करना चाहेंगे तो अपने लाइफ की गाढ़ी कमाई रिस्क पे लगाएंगे। एक बिजनेसमैन जैसे अपनी पूंजी रिस्क पे लगा के एक बिजनेस सेटअप करता है, ट्रेडिंग कुछ वैसा ही है। तो इस कोर्स में और इस क्लास में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे कि कैसे दोनों अलग अलग है और आप उन्हें अगर अप्रोच करते हो तो अलग अलग माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए। दोनों में अलग अलग कमिटमेंट रिक्वायर होगी। तो खैर, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में जानता हूँ। क्या? एक तो ये कि या तो आप ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और उसमें नुकसान कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कर रहे होते तो आप और सीखने की प्रोबेबिलिटी, बहुत कम लोग होते हैं जिनका काम अच्छा चल रहा होता है मगर फिर भी उनमें सीखने की प्रवृत्ति रहती है, वो सीखते चले जाते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप में से 1000 लोगों ने ये वीडियो को देखा है या देखने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि या तो आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आपने ऑप्शन को ट्रेड किया है और उसमें आपका नुकसान हुआ है और अब आप सीख कर इसे अच्छे से अप्रोच करना चाहते हैं। तो एक तो मैं आपको इस तरीके से जानता हूँ। दूसरा, आपने सुनी है बहुत सारी बातें ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, इन जनरल स्टॉक मार्केट को लेके, और वहाँ से आपको एक क्यूरोसिटी आई कि मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इसलिए आप सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं और आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी पता नहीं है। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से ही बताने जा रहा हूँ दोनों सूरतों में। अगर आपने पहले से ट्रेडिंग कर भी रखी है और लॉसेस किए हैं तो भी आपको ये सारे फैक्ट मेरे हिसाब से जानने चाहिए, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आपको बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ पता ही होना चाहिए। अगर शुरुआत से सब कुछ पता नहीं होगा, जैसे कि क्यों ही बनाया गया है ये ऑप्शन मार्केट, क्यों ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन, आखिर इसका महत्व क्या है,
क्या इसका महत्व सिर्फ ये है कि हम आएँ, उन्हें ट्रेड करें और उसमें अपने पैसे गंवाएं, या उससे रातों रात अमीर बन जाएं? या ये किसी पर्पस के लिए बनाया गया है? किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस पर्पस से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आज हम सारे ह्यूमंस जो थोड़ा अवेयर होना चाहते हैं, सबसे आखिरी में जाके हम यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, मैं क्यों हूँ इस धरती पे। हम अपने आप को भी ढूंढने में लगे रहते हैं। तो आपको ऑप्शन को भी बिल्कुल गहराई से ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों बना है। और सबसे बड़ी बात, हमें तो शायद किसी सुपर पावर ने बनाया है, लेकिन इस ऑप्शन को तो हम लोगों ने ही बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है। जैसे हम लोगों ने गाड़ियाँ बनाई, जैसे हम लोगों ने बैंक बनाए, जिस तरीके से हमने अस्पताल बनाए, उसी तरीके से हमने स्टॉक मार्केट बनाया और उस स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। तो बिना कारण के तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैं, ना आप, और ना ही ये ऑप्शन। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बिगिनर मॉड्यूल के पहले क्लास में शुरुआत से कैसे ये प्रोडक्ट आए, क्या इनका काम है, और इन प्रोडक्ट के पहले भी ये प्रोडक्ट बिलोंग कहाँ करते हैं, इनकी खुद की प्लेसमेंट कहाँ पे है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूँगा डिफिनेशंस के साथ, क्योंकि एक चीज़ मैं और जानता हूँ आपके बारे में, और वो ये कि आपने किताबें छोड़कर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सीखने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को सीखने के लिए इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाई जाती है। तो अलग अलग तरीक़ों से भी मार्केट को पढ़ाया जाता है, मगर आपने वो चूज़ ना करके एक वीडियो कोर्स लेकर सीखने और समझने की कोशिश की है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि आप कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग तरीका चाहिए जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक या बोरिंग तरीके से चीज़ों को ना बता करके प्रैक्टिकल तरीके से बताऊँ। हो सकता है वो सारी चीज़ें सीखने में मुझे 10 साल लगी हों, बट यही फिर एक टीचर का काम है कि वो अपने 10 साल की लर्निंग को कैसे कंडेंस करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसे बताए। तो ना तो मैंने आपके लिए कोई PPT तैयार की है, ना मैंने आपके लिए कोई एक्सेल शीट तैयार की है। सब कुछ मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से कैसे उन्हें करना है, कैसे मैं रिसर्च करता हूँ, एक डिमॉन्स्ट्रेशन के फॉर्म में करके दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल बिना किसी तैयारी के। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी उद्देश्य से कि बिल्कुल कॉमन आम बोलचाल की भाषा से चीज़ें बताकर, एग्जाम्पल देकर, सबसे पहले तो आपका डर भगाना है मुझे, क्योंकि डर भगेगा तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, मगर आपको रुकना होगा, फास्ट फॉरवर्ड पे भी देख सकते हैं। आपके ऐप में वो सुविधा होगी जिस ऐप में मैं इसे अपलोड करूँगा। तो कोई बात नहीं, आपको फास्ट फॉरवर्ड देखना हो तो फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं आप। पूरे 8 मिनट मैंने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन देने में आपको बताया, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये कि आई वॉन्ट टू मेक दैट कनेक्शन विद यू। क्योंकि अगर मुझे आपको मेंटर करना है तो बिना आप मुझे जाने मैं आपको जाने नहीं कर पाऊँगा, और इसलिए हम लोग बीच में मिलेंगे जूम सेशन पे भी, ठीक है। तो जब बीच में जूम सेशन पे हम लोग मिलेंगे तो उस समय जानने की अच्छे से कोशिश करेंगे, बट इन बिटवीन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। एक एक्सेल शीट तो मैं फिर भी ओपन कर लेता हूं, ताकि सिलसिलेवार ढंग से जो मैं बताना चाहता हूं आपको वो एक जगह पे लिख लूं। तो क्या क्या सीखने, अच्छा बाय द वे, हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सारे इंडियंस की तरफ से देखें तो यही हमारा स्टॉक मार्केट है। ये वेबसाइट जो अभी आपके सामने थी, NSE इंडिया का, क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है वही एक्सचेंज संभालता है। वॉल्यूम से मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा लोग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो काम करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों, ट्रेडर्स हों, एसोसिएटेड ब्रोकर्स हों, वो 95 to 97% वॉल्यूम अलग अलग सेगमेंट्स में जब मैं बोलता हूँ, मतलब स्टॉक्स में, करेंसी में, डेरिवेटिव में, NSE के ऊपर ही करते हैं।
जबकि बीएससी हमारा सबसे पुराना एक्सचेंज है। आप सबको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पता होगा, मगर एनएसई सबसे बड़ा हो चुका है। जब वो आया उसने टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की, मैक्सिमम वॉल्यूम टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया और एनएसई हमारा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो वो वेबसाइट के ऊपर हम लोग काफ़ी काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए उस वेबसाइट को ओपन करके रखा है मैंने। सबसे पहले हम लोग वहीं से काम करेंगे। तो सीखने ये वाले हैं हम, आपका एजेंडा है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं ऑप्शन की जगह आयरन या स्टील की ट्रेडिंग आपको सीखनी है, बाय द वे ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिया में 91% लोगों ने लॉस किया है और पिछले 5 सालों में, और जिन लोगों ने प्रॉफिट किया है उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम फेल होते हैं, लेकिन हमारी पूरी कंट्री ट्रेडर्स की कंट्री है। हम बहुत ट्रेडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने बहुत अच्छा नहीं किया है, तो हम चीज़ें चाइना से, दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और जब हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो वो जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या हैं? ट्रेडर्स हैं। बहुत सारे लोग दुकान खोल के हैं, सर्विसेज अपनी देते हैं, वो क्या हैं? वो भी ट्रेडर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं? ट्रेडर्स हैं। तो आप एक तरफ देखोगे कि हमारी पूरी कंट्री ट्रेडर्स की बनी हुई है, और जब लोग जनरल चीज़ों की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे तो उनका नुकसान नहीं होता, उनकी आजीविका चलती है, उनका घर चलता है, और वो खुद ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे होते हैं। तो एक तरफ हम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हैं एज ए इंडियंस, और दूसरी तरफ हम ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इस क्वेश्चन को आप अभी दिमाग में बिठा लें, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे करके बताता चला जाऊंगा, और आप समझते चले जाएंगे कि क्या है इसका मेन कारण, और कैसे इस दूरी को पाट सकते हैं हम, कि जब बाय नेचर अच्छे ट्रेडर्स हैं हम, तो ऑप्शन में भी कैसे अच्छा ट्रेड करें। तो बहुत कुछ एक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग को हमें, और वो भी हम लोग इस ट्रेडिंग के कोर्स में सीखने वाले हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप सीखने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ये समझें कि आप अगर एक स्टील के ट्रेडर होते, जो अभी मैं बता रहा था आपको, तो स्टील के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। स्टील होता क्या है, कौन से वो फैक्टर हैं जिसके चलते स्टील की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो यही अगर आप किसी ऐसे फैमिली में बिलोंग करते जिनके घर वाले स्टील ट्रेड करते हैं, या आप किसी कारण किसी ऐसी कंपनी में काम करते जो स्टील की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, तो आप ट्रेडिंग सीख जाते स्टील की, आप स्टील के अच्छे ट्रेडर बन जाते। लेकिन इसके लिए स्टील का जानना बहुत ज़रूरी होता, मतलब प्रोडक्ट का ज्ञान होना, वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट क्या करती है, और वो प्रोडक्ट कैपेबल है क्या क्या करने के लिए। स्टील कैपेबल है पुल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए। ऑप्शन किस चीज़ के लिए है, क्या यूज़ है इसका, तो उस पर्सपेक्टिव से ऑप्शन हमें समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक तरीके से उसको आपको सिखाना चाहता हूँ। खैर, अब प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं हम, तो ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चीज़ें हैं जो फेवर में काम करती है, ट्रेडर का मतलब क्या है, ट्रेडर को किस किस तरीके के कॉस्टिंग लगती है उस बिजनेस को करने में। तो ट्रेडिंग एज सच आपको सीखना पड़ेगा, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ों से अगर हम शुरुआत करें, तो ऑप्शन सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें यही सीखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन बिलोंग कहाँ करता है। जैसे कि स्टील बिलोंग करता है सारे मेटल्स में, और सारे मेटल्स के बीच में स्टील की एक खास प्रॉपर्टी है, जिसके कारण, मतलब स्टील डायरेक्ट एक मेटल नहीं है, आयरन से बनता है, तो आयरन को सर्टेन फॉर्म में बना के ढाल के हम स्टील बना लेते हैं। उस स्टील का सर्टेन काम है और वो करता है। यहाँ पे ऑप्शन का भी सर्टेन काम है और वो करेगा, लेकिन ये कहाँ पे बिलोंग करता है, वो मेटल की फैमिली में बिलोंग करता है, ये कहाँ पे बिलोंग करता है, तो वो जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन जो है ये बिलोंग करता है हमारे एक
खास प्रोडक्ट लाइन के बीच में सारे प्रोडक्ट्स में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, और वो है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो सीखना पड़ेगा आपको। और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है ऑप्शन का कि ये अकेला नहीं है, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रूप में इंट्रोड्यूस्ड है, जिसे आप मान के चल सकते हैं कि ये एक काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट की फैमिली है, जहां से रिस्क मैनेज करने के लिए इसका इजाद किया गया था। तो रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं। तो एक्चुअल में ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपने नाम सुना होगा। जब आप किसी के साथ एक घर खरीदने वाले हैं, एडवांस दिया है आपने, बाकी पैसे देने हैं आपको, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके साथ, है ना। तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको। फिर ये किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट की अपनी वैल्यू कहाँ से आती है ये समझना पड़ेगा आपको। और मूलतः इन्हें हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। और शायद उससे भी पहले, डेरिवेटिव एक नया शब्द लग रहा होगा आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है। तो फिर हम लोग डेरिवेटिव भी सीखेंगे, और ये सब कुछ हम लोग आज ही सीखेंगे। ठीक है, इसी क्लास में सीखेंगे। और इस क्लास में मूल रूप से कम इतनी चीज़ें तो हम सीख ही लेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ जाओ। लेकिन उसके पहले दो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। उन कीवर्ड्स का नाम है राइट, और दूसरे का नाम है ऑब्लिगेशन। अगर मैं हिंदी शब्द बताऊं इनके, तो राइट का मतलब होता है अधिकार, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है उत्तरदायित्व। एज ए सिटीजन हमारे सर्टेन राइट्स हैं। एज ए इंडियन सिटीजन्स बोलने की आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी है, हमारे ये राइट्स हैं। मगर फिर हमारे ऑब्लिगेशन भी हैं। क्या? कि हम एक अच्छे नागरिक की तरह बिहेव करें, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। तो राइट और ऑब्लिगेशन कुछ ऐसा ही है। एज ए चाइल्ड आपका राइट है एजुकेशन, बट एज ए ऑब्लिगेशन जब आप फादर बन जाते हो तो अपने बच्चे को एजुकेशन देना ये एक ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, जिसे आप निभाते भी हो। तो राइट और ऑब्लिगेशन दो शब्द हैं जिनके अराउंड काफ़ी कुछ रिवॉल्व करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में राइट और ऑब्लिगेशन का क्या काम है, या उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी राइट और ऑब्लिगेशन से ही सीख पाएंगे हम लोग। खैर, तो इतनी चीज़ों पे इस क्लास में फोकस करके समझेंगे हम लोग कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ। मगर उसके पहले थोड़ी बातें स्टॉक मार्केट के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, रिस्क मैनेजमेंट फैमिली से आते हैं, ये हम सीखेंगे। लेकिन ये बिलोंग कहाँ करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। आप इन्हें ट्रेड कहाँ करते हो? स्टॉक मार्केट में। तो थोड़ी जानकारी स्टॉक मार्केट के ऊपर होनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी और कहानी, और वो कहानी किस चीज़ के ऊपर? स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो देखिए, हमने बैंक बनाए ताकि हमने जो करेंसी बनाई है एज ए ह्यूमंस, जिससे कि हम पहले बार्टर सिस्टम था, हम सामान के बदले सामान लेते थे, देते थे। अब फिर हमने क्या किया? हमने बोला नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबके पास सब कुछ होता नहीं है। फिर हमने नोट्स, करेंसीज, सिक्के, ये सारी चीज़ें बनाई। जब हमने वो बनाई तो फिर हमें लगा घर में रखना उसको उचित नहीं है, हमने बैंक बना लिए। क्योंकि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, घर पे क्यों रखना है? अगर मेरे पास ज़्यादा है, मैं उसको किसी को दे देता हूँ, वो इसको यूज़ करेगा, उसके बदले में मुझे कुछ दे देगा। इसी फंक्शन पे बैंक काम करता है। तो हमने बैंक बनाए। ठीक है, बैंकों में हम पैसे जमा करते हैं, हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, हमें ज़रूरत होती है तो हम इंटरेस्ट पे उठाते हैं, फिर हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। बैंक क्या करता है? जिससे इंटरेस्ट पे देता है उससे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, और जिससे वो पैसे डिपॉजिट रखता है उसको इंटरेस्ट कम देता है। बीच का जो डिफरेंस है वो उसका बिजनेस है, कुछ गलत नहीं है, वो अपने एक बिजनेस में है। बनाया हम ही लोगों ने है। ठीक है, कई बार बैंकों से हमारी शिकायत भी होती है
कि यार आपने ज़्यादा पैसे काट लिए, आप हमें कम इंटरेस्ट दे रहे हो, या इस तरीके की चीज़ें। बट वो उनका बिजनेस है, सेलेक्टिव तरीके से उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, बनाया वो सिस्टम हम लोगों ने ही है। और आप इतना तो जानेंगे या इतना तो मानते होंगे कि जो कुछ भी हमने बनाया वहाँ पे, एक बैंकिंग सिस्टम बनाया, उसका उपयोग भी बहुत है, अगर कुछ एक दो नेगेटिव चीज़ें होंगी तो। बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम सही बैंक, सही बैंकर चुनें और सही से बैंकिंग करें। कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बैंकों के पैसे तो थे जिन्हें यूज़ करके लोग बिजनेस कर सकते थे, बट बैंक के पास एक प्रॉब्लम है। बैंक ये बोलता है कि मैंने लोगों से डिपॉजिट ले रखा है, मुझे उनको वो डिपॉजिट वापस करना है। तुमने बिजनेस किया, इस पैसे को उड़ा दिया और मुझे नहीं लौटाए, तो मैं इनको कैसे लौटाऊंगा? इसलिए सीमित मात्रा में ही मैं बिजनेस लोन दे सकता हूँ, सीमित मात्रा में ही मैं हाउसिंग लोन दे सकता हूँ। वैसे हाउसिंग सबसे अच्छा लोन है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होता, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश नहीं होते। तो आप जितने बड़े बैंक देखोगे, HDFC हैं, ICICI हैं, ये रिटेल लोन्स में काफ़ी हैं, है ना। तो बिजनेसेस के पास अब ये प्रॉब्लम है कि कैपिटल और चाहिए, और इसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, बसेस यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट सडनली तो बन नहीं गए, इन प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल था, इनके ऊपर रिसर्च हुई थी, फिर इन्हें मैन्युफैक्चरिंग में लेके गया, इन्हें बनाया गया, ये इम्प्रूव होते गए। तो किसी एक आदमी के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो सारे चीज़ों का या प्रोडक्ट का रिसर्च अपने घर से करे। आप आज देख लें, जितना भी दुनिया में या अपने इंडिया में सारे जो सबसे अमीर लोग हैं, या हर वो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाया है, आप उनको अगर देखेंगे तो वो भी, उनकी शुरुआत या उनकी फैमिली की शुरुआत भी तो हमारी जैसी फैमिली से थी। अगर हम बात करें हमारे कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन की, धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी। अब अगर मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, तो धीरू भाई अंबानी सबसे रिचेस्ट नहीं थे, वो एक साधारण, एक अच्छे टीचर के बेटे थे। तो उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी बनाई, जिस कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने बनाई। तो उन्हें ये पैसा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि प्रॉफिट बना बना के, छोटे छोटे काम करके, एक तरीका है कि कंपनियां अपना ग्रोथ करती हैं। कैसे? प्रॉफिट बना के। एक छोटी सर्विस से शुरू की, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बनाया, फिर उसे जमा किया, फिर करते 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 बड़ा बनाई। लेकिन फिर उन्हें ये लगा, या लोगों को भी ये लगा, कि आप कंपनी बना ही रहे हो, अच्छा काम कर ही रहे हो, तो एक काम करते हैं, मैं आपको सीधे सीधे पैसा दे देता हूँ। बैंक तो रिस्क नहीं लेगा एक लिमिट के बाद, मगर मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो थोड़ा पैसा मैं बैंक में डालूंगा, जहाँ से मुझे फिक्स्ड रिटर्न आएगा, और थोड़ा पैसा मैं सीधे सीधे इन कंपनियों के मालिकों को दे दूंगा, जिनको बोलने के लिए कंपनी के मालिकों को दे दूंगा, मगर अगर रियलिटी है, लीगल सिस्टम देखें, फ्रेमवर्क देखें, कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, तो कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है, उसे चलाने वाले लोग होते हैं, उनकी उसमें हिस्सेदारी होती है। तो कॉमन लोगों ने फिर ये सोचा कि भाई इन्हीं के प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हैं, तो क्यों ना इनके भागीदार भी बन जाएं। और ये कैपिटलिज्म का जो ज़माना है, यहाँ पे कैपिटलिज्म में कॉमन मैन जो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो यूज़ कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे हिस्सेदार भी बन जाएं। तो मैंने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, खाया, और पार्ले जी के अगर शेयर्स हैं मेरे पास, तो जो प्रॉफिट मैंने दिया उसका एक हिस्सा मुझे वापस आएगा। तो अगली बार से जब आप पार्ले जी या गुड डे बिस्किट खरीद रहे हैं और आपको 12 रुपये का वो दिख रहा है और आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो आप सोच के चलिएगा कि शायद आपको वो 11.5 का ही पड़ा, राइट। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है कि कैसे कॉमन मैन के लिए बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और वो प्लेटफॉर्म हमें देता है स्टॉक मार्केट। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से स्टॉक मार्केट को समझाना चाहता था। तो आई होप कि आप स्टॉक मार्केट समझ गए। तो स्टॉक मार्केट का जो मेन मकसद है वो ये है कि बैंकों की बजाय कॉमन मैन सीधे सीधे बिजनेसेस को पैसा दे दे, और
उसमें पार्टिसिपेट करे उसके ग्रोथ जर्नी में। अब क्या है कि कंपनियों के पास तो फिर बहुत सारे लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, लाखों लोगों से, क्योंकि उनकी ज़रूरत बड़ी है। तो अब लाख लोगों के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी कि भाई आपने इतने दिए थे 5 लाख, आपने 2 लाख, ये आप रखो। तो उसको एक स्ट्रक्चर, एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा फॉर्मेट देने के लिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी से बात ना करनी पड़े, और सीधे सीधे लोगों को पता हो मेरे पास एक हिस्सेदारी है। तो उसके लिए फिर हमने वो स्ट्रक्चर बनाया इवॉल्व करके कि एक काम करेंगे, हम शेयर्स इशू करेंगे। मतलब उस पर लिखा हुआ रहेगा कि हमारी टोटल इस कंपनी में 1 करोड़ शेयर्स हैं। हमने अपने इस कंपनी को 1 करोड़ छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, और उनमें से किसी के पास अगर 1 लाख भाग है तो वो 1% उस कंपनी का हिस्सेदार है। किसी के पास 10 हो सकते हैं, किसी के पास 20 हो सकते हैं, किसी के पास 50 हो सकते हैं। तो उनको उतने शेयर्स में बांट दिया, और वो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म पे हमने लिस्ट कर दिया या रख दिया कहीं पे। पहले रख दिया था लेट से बीएससी के एक्सचेंज के फ्लोर पे, कि आप जाएंगे, बात करेंगे कि तुम्हारे पास कितने टुकड़े हैं इसके। मेरे पास 10,000 है, क्या उनमें से 5,000 दोगे? हाँ दे दो। तो वो 5,000 आपको दिया, वो 5,000 टुकड़े यानी 5,000 शेयर्स आपके पास है, 5,000 उसके पास है। कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ थे, उनमें से 10,000 आप दोनों दोस्तों के पास है। ठीक है, तो कितने पे आदान प्रदान हुआ? वो उसका शेयर प्राइस कहलाया। तो सबसे पहले जब हम कंपनियों के ये सारे टुकड़े बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो कंपनी रजिस्टर करते वक्त ही कर लेते हैं। तो जब नई कंपनी का निर्माण होता है, बता दिया जाता है उसी समय। एक हमारे यहाँ पे आरओसी सिस्टम है जहाँ पे आपको बताना होता है कि ये कंपनी के इतने सारे लोग हैं जो शुरू कर रहे हैं, इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, इतने एक टुकड़े का वैल्यू इतना अभी रखा है, बाद में ये इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये कुछ करके आप जब देते हैं बैंकों को, तो आरओसी को, तो वो बता देता है, एक मेंटेन करता है रजिस्टर जिसमें बताता है कि इस कंपनी के इतने टोटल टुकड़े हैं, इतना प्राइस है, इतने टोटल टुकड़े हैं, इतना प्राइस है, जिन लोगों ने कंपनी को शुरू करी है उन्होंने इतने पैसे डाले हैं। फिर आप उसका प्रॉफिट पोस्ट करते हो, प्रोजेक्शन दिखाते हो, बताते हो आगे आने वाले टाइम में ये कितना बड़ा कंपनी बनेगा, उसके हिसाब से हर टुकड़े की कितनी कीमत बढ़ेगी। टुकड़ा जब भी मैं बोल रहा हूँ तो उसको आपको क्या समझना है? शेयर समझना है। तो शेयर की कितनी कीमत बढ़ेगी। ओके, तो अब आपको ये पहले प्रोसेस पे जब कंपनी रजिस्टर हो गई, वहां तक मैं और आप कॉमन लोग इन्वॉल्व नहीं होते। कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए एक अलग से प्रोसेस बनाया गया है जिसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो सबसे पहली बार जब ये कंपनी के लोग, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके मालिक जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं, पहली बार जब ये कॉमन लोगों तक लेके जाते हैं, तो फिर उन्हें जो भी यहाँ का लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी यहाँ का आप ऐसे समझ सकते हैं कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क है, उन्हें बताना पड़ता है, सेबी को बताना पड़ता है कि अब हम लोग इस कंपनी को, जो अभी तक प्राइवेट लिमिटेड है, मेरे और मेरे दोस्तों की, मेरे और मेरे पार्टनर की है, इसे पब्लिक ले जाना चाहते हैं, पब्लिक के पास ले जाना चाहते हैं, ताकि इसके छोटे 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 वो टुकड़े कॉमन लोग भी खरीद सकें। आप आईपीओ ले आते हो, और आईपीओ लाते हो आप कहाँ पे? आप आईपीओ लाते हो इन एक्सचेंजेस पे। तो आप फिर इसके लिए एनएससी को अप्रोच करते हो सेबी के साथ साथ कि भाई ऐसा है कि हमने सोच लिया है कि हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं अब आपके यहाँ बिका करेंगे। आप अपने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दो कि इस कंपनी का शेयर अब कॉमन आदमी भी खरीद सकता है, और इसके जो भी प्रोसेस है आप मुझे बता दो, मैं फॉलो कर लूँगा। कुछ फीस होगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो करते हैं। एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, कॉमन लोगों तक भेजी जाती है, उसकी मार्केटिंग की जाती है कि मैंने एक कंपनी बनाई, वेल्दी एंड प्राइवेट लिमिटेड, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमें और पैसों की ज़रूरत है इस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, हमें आप जैसे कॉमन लोगों का साथ चाहिए, हम बड़े बनेंगे, आपको भी बड़े बनाएंगे। इस तरीके से आती हैं न्यूज़, और फिर मेरे आपके जैसे लोग अलग अलग भाग में छोटे छोटे शेयर्स, छोटे, कोई 10,000 का खरीदता है, कोई 15 का खरीदेगा, कोई 20,000, तो अप्लाई करते हैं। आईपीओ के दौरान आपको अप्लाई करना होता है।
आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपको मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, कम लोगों ने किया है या उतने ही लोगों ने किया है जितने शेयर्स निकाले हैं उन्होंने, तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं खरीद पाएंगे। मिल गया तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट अब कहाँ पे बनता है? अकाउंट बनता है डिपॉजिटरी के यहाँ। तो जब आप सोचते हो कि मुझे किसी कंपनी का शेयर लेना है तो वो शेयर मिलेगा कहाँ? एक बार थोड़ा सा मार्केट पार्टिसिपेंट समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो शेयर हमें मिलेगा तो एक्सचेंज के ऊपर, नो डाउट। एक्सचेंज का काम है, स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे कंपनी लिस्ट हुई थी ना। कंपनी ने जब सोचा कि मुझे अपने शेयर्स पब्लिक तक ले जाने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी ने लिस्ट किया। अब स्टॉक एक्सचेंज पे वो अवेलेबल है बिकने के लिए, लेकिन जब वो बेचेंगे तो आप रखोगे कहाँ? पहले तो फिजिकल कॉपीज मिला करती थी, अब फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, जैसे पैसे रखने के लिए बैंक बनाए हैं वैसे शेयर्स को रखने के लिए कुछ और इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। इनका नाम है CDSL और NSDL। इन्हें हम बोलते हैं डिपॉजिटरीज। तो डिपॉजिटरीज हैं NSDL और CDSL के पास, आपको वहां पे अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुले हुए होंगे, अब आपको पता नहीं है कि यार हम तो कभी नहीं गए ऐसा कोई अकाउंट खुलवाने। बिल्कुल सही बात है, आप कभी नहीं जाते, ये काम आपके लिए ब्रोकर करवाता है आपको। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने खरीद बिक्री के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्लाइंट लोगों को फेस करने के लिए ब्रोकर्स बनाए कि ऐसा है, मैं आपको अपना ब्रोकर अपॉइंट करता हूं, आप जाइए और लोगों के अकाउंट खुलवाइए। तो लोग उन ब्रोकर्स के यहाँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं और ब्रोकर्स उनका डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाने में हेल्प कर देता है। तो जब आप अकाउंट खोलते वक्त एक फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का फॉर्म भरते हैं और NSDL CDSL के पास डिपॉजिटरी अकाउंट खोलने का फॉर्म भरते हैं, कंसेंट देते हैं। NSDL और CDSL क्या है? वो डिपॉजिटरी हैं जहाँ पे आपके शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। तो आपका एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है और जो कुछ भी आप खरीद बिक्री करते हैं शेयर्स की, वो एक्सचेंज वहाँ तक पहुँचा देता है। जब वो पैसे आपसे लेकर ब्रोकर जिन लोगों ने उसे बेचा है उसके अकाउंट में डाल देते हैं, तब आपको आपके शेयर्स आपके डिपॉजिटरी अकाउंट तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो मार्केट में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज है जिन पे ये कंपनियां हैं लिस्टेड, जहां पे आप शेयर खरीद सकते हैं। इस कोर्स के दौरान मैं NSE वेबसाइट को कई बार रेफर करूंगा और NSE चूंकि सबसे बड़ा ब्रोकर है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस पर ट्रेड करोगे, तो आप NSE के वेबसाइट से थोड़े फेमिलियर हो जाओगे। डिपॉजिटरी हैं हमारे शेयर्स के बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, डिपॉजिटरी से कनेक्टेड रहने के लिए, और उसके बदले में एक फीस लेते हैं हमसे। और कौन है? और हैं इन सब के दादाजी सॉरी, सेबी, जो बताते हैं कि भाई देखो बच्चों, अच्छे से काम करो, कुछ गलत मत करना, ठीक है? जिनसे पैसे लिए हैं उनको शेयर्स दे देना, कुछ डिफ़ॉल्ट मत करना, ब्रोकर लोग तुम लोग कुछ गलत मत करना। सारे रूल पॉलिसी दादाजी बनाते हैं घर के, तो सेबी हमारे दादाजी हैं, ठीक है? ये सबको बताते हैं और थोड़े सख्त दादाजी हैं बाय द वे। आपको अगर कभी, आप इस घर के बच्चे हो, ठीक है, ये अंकल लोग हैं, अगर कभी किसी ने कोई बदमाशी करी तो कहाँ जाना होता है? किसी अंकल ने कोई भी बदमाशी करी तो आप किसके पास जाओगे? दादाजी के पास जाओगे, सेबी के पास जा सकते हो। मैं कौन हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। मैंने भी कोई बदमाशी करी, मेरे अगेंस्ट भी जा सकते हो आप कि देखो कुछ तो ये हमारे साथ पढ़ाने के नाम पे गलत किया है, प्लीज़ इसका ज़रा ख्याल रखो। बहुत सारे लोग पढ़ाने के नाम पे गलत करते हैं और उनका ख्याल भी रखने के लिए सेबी ही है, ठीक है? ओके, तो ये मार्केट के वो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इनमें आप अपने आप को भी जोड़ सकते हो कि जो खरीदने वाले लोग हैं, रिटेलर्स, रिटेल ट्रेडर्स बोल सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हो, ठीक है? बैंक्स भी हैं, कई बार बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं
जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, फंड मैनेज करती हैं, वो कंपनी भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। एफआईआईज जो बाहर के लोग हैं, हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हैं। जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता हूँ तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, एफआईआई और डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल बिगनर पर्सपेक्टिव से, तो बहुत सारे लोग जिन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, शायद उन्हें ये बोरिंग लगेगा, बट कोई बात नहीं, चूँकि मैंने अभी बताया ही आपको शुरू में कि बिल्कुल बिगनर मॉडल है, तो ये सब धीरे धीरे ये चीज़ें अगर मैं आगे यूज़ करूँगा और ये शब्द आपको पता नहीं होंगे, तो फिर वो जो डर है वो डर बना रहेगा। ज़्यादातर डर तो किसी नए सब्जेक्ट को सीखने में हमें उनके नए की टर्म्स और वर्ड्स के थ्रू ही पता चलता है। खैर, तो एफआईआई, डीआईआई इस तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। तो अब जब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, तो थोड़ा वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट है ये एनएसई की वेबसाइट। तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, इनके बारे में आप जानना चाहें ये बताएंगे कि ये कौन है, काफ़ी कुछ बताएंगे। मार्केट डेटा, यहाँ पे पता चलेगा आपको कि कहाँ पे कितना शेयर्स पड़ा हुआ है या कितना अभी उस शेयर का प्राइस चल रहा है। तो मार्केट डेटा में जब आप जाएंगे तो प्री ओपन मार्केट है, एक बार के लिए इसे आप होल्ड करें। ठीक है, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, बड़ी कंपनियों को हम बिग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो थोड़ी मिड साइज की कंपनी है, छोटी कंपनी है, शुरू हुई है, इसे एसएमई मार्केट बोलते हैं। और इक्विटी, शेयर्स, स्टॉक्स एक ही वर्ड है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं, ये हमें डेटा देता है। तो शुरू में क्लिक करते ही आपको 50 कंपनियों का वो डेटा दे देगा कि ये 50 कंपनियां आज कितने में ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, अब ये 50 कंपनियों की लिस्ट सबसे शुरू में क्यों देता है, ये समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है निफ्टी का। सुना होगा आपने बैंक निफ्टी भी बहुत सुना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, सीखने वाले और सीखने की इच्छा रखने वाले, ये सारे लोगों को ये बैंक निफ्टी शब्द बहुत बार सुना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को मार्केट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है इंडाइसेस। इंडाइसेस प्लूरल है, इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एनएसई एक निफ्टी इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है। इसका क्या महत्व है ये भी 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा अभी, बट अभी आप ये समझें कि ये वो 50 शेयर्स हैं जिनकी लिस्ट एनएसई आपको जैसे ही इनके मार्केट डेटा में इक्विटी मार्केट पे क्लिक करते हैं दे देता है। और ये दे देता है कि देखिए, आज ये अपोलो हॉस्पिटल 3.19% ऊपर है। आज मार्केट, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 फरवरी को 11 बजे, तो अपोलो हॉस्पिटल 6,642 रुपये पे क्लोज हुआ है। इसका एक शेयर खरीदने के लिए आपके पास होने चाहिए 6,642 रुपये अकाउंट में, थोड़ा और ज़्यादा 4-5 रुपये ब्रोकरेज में चला जाएगा आपको। ठीक है, तो 50 रुपये और एक्स्ट्रा रख करके आप इसका एक शेयर खरीद सकते हैं, जो कि आज 3.19% ऊपर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक शेयर 3.19% ऊपर है, दूसरी तरफ एक हीरो मोटो कंपनी है जो 4.61% नीचे है। तो किसी के पास ये होगा और किसी के पास ये होगा। तो एक आदमी बोलेगा यार ऐसा है कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है, मेरे लिए तो मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल है। दूसरा बोलेगा अरे नहीं, स्टॉक मार्केट नीचे है, 4.5% मेरा शेयर बाकी है, डाउन है। तो अब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, कोई बोलेगा स्टॉक मार्केट ऊपर है, कोई बोलेगा नीचे है। एफडी में तो ऐसा नहीं होता, कल भी एफडी उतना ही था, आज भी इतना ही है, प्रॉब्ली 3-6 महीने बाद कुछ रेट ऊपर नीचे होगा। तो एफडी का रेट तो बराबर चल रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चलते रहता है। और उसी को चेक करने के लिए फिर एक्सचेंज ने बोला ऐसा है, लड़ाई मत करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो ये हमारी कंट्री है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं अलग अलग सेक्टर से।
कोई बैंकिंग में है, कोई मेटल में है, कोई फार्मा में है, कोई आईटी इंडस्ट्री में है, कोई एंटरटेनमेंट में है, कोई बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और भी 10-12 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन सारे सेक्टर्स में इस सेक्टर का खास कंट्रीब्यूशन है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का। बहुत सारे बैंक हैं, सर्विस इकोनॉमी, आईटी कंपनीज का, फार्मा कंपनी, ऐसे 3-4 सेक्टर्स हैं जिनके बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। तो उन बड़े सेक्टर्स को हमें ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी, मगर उनके शेयर्स जो बड़े सेक्टर्स हैं उनके शेयर्स अगर नीचे हैं तो थोड़ा हमें समझ के चलना पड़ेगा कि मार्केट नीचे है। तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किस किस का कितना है उसके हिसाब से वेटेज दी है, मगर उसके पहले उन्होंने ये भी बोला कि मेन जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सेक्टर्स निकाले गए पहले, फिर उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनियाँ बड़ी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी हैं, लिक्विडिटी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बाहर के लोगों का इन्वेस्टिंग ज़्यादा है उसमें, मतलब कंपनी के बाहर से, मतलब कॉमन लोगों का इन्वेस्टिंग ज़्यादा है, उनको फिर ज़्यादा वेटेज दी गई। तो इस तरीके से 14-15 सेक्टर्स निकाले गए, हर सेक्टर से 2-3 कंपनी निकाली गई, 4, और उनको एक पूल में बंद कर दिया गया ऐसे कि ये 50 का एक बास्केट है। किसने किया ये एनएससी ने किया। और उन्होंने बोला कि मैं किसी को 5% का वेटेज देता हूँ, किसी को 2% का वेटेज देता हूँ, किसी को आधा का देता हूँ। तो वेटेज के हिसाब से मैं पॉइंट कैलकुलेट करूँगा। अगर 10% वाला, मान लो 49, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना हमेशा आसान होता है। तो मान लिया जाए, ये तो आप समझ गए कि 15 सेक्टर्स से 50 कंपनीज ले ली। अब इन 50 कंपनीज को वेटेज दे दिया, ठीक है। अब एक कंपनी है, कंपनी ए, इसका वेटेज दे दिया लेट से 10%, कि 50 कंपनियों में सिर्फ कंपनी ए का वेटेज 10% है, ठीक है। रेस्ट 49 का वेटेज कितना रहा, 90%। अब मान लिया जाए कल से आज तक कुछ ऐसा होता है कि बाकी सारी कंपनियों के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, और ये कंपनी 10% ऊपर रहती है। तो ये अकेले 10% ऊपर होगी, मतलब अपने साथ साथ ये पूरे पूल को 1% ऊपर लेके चली जाएगी। मतलब कुछ ऐसा है कि आपने 100 रुपए हैं आपके अकाउंट में, ठीक है, 10 रुपए को आपने एफडी में डाला, ठीक है, या इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपए हैं आपके अकाउंट में, आपने 100 रुपए की एफडी करवा दी और बाकी 900 रुपए घर में पड़े रहे इन कैश। अब एफडी जो आपने करवाई वो 1 साल बाद 10% का आपको रिटर्न दी, तो ये आपका 100 रुपया कितना हो गया, 110 रुपए हो गए। ये 900 का 900 रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। टोटल पैसे कितने हुए आपके पास? तो यही वेटेज का मतलब है, 1010 रुपए। तो एक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 10% ऊपर जाके 1000 को 1010 कर रही है, 10 रुपया मतलब उसका 1%, तो ये हमारा 101% हो गया, मतलब 1% बढ़ गया। तो इसी फॉर्मूले से पहले वेटेज दे दिया जाता है, फिर वेटेज के हिसाब से देखा जाता है आज वो कितना बढ़ा कितना घटा, उसका फाइनल इंपैक्ट कितना है, और फिर हमें पता चलता है कि आज हमारा मार्केट ऊपर है या नीचे है। और ये बताने के लिए किसने काम किया? ये बताने का काम किया हम लोगों को एनएससी, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बताने का काम किया उसे उन लोगों ने बोला इंडेक्स। जैसे थर्मामीटर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बताता है और हमें बताता है कि आज हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है जितना होना चाहिए उससे, वैसे ही एनएससी हमें ये बताता है कि आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट 0.44% डाउन है। एनएससी आज 21,687 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 95 पॉइंट डाउन है, 0.44% आपका ये डाउन है। तो इनमें से कुछ शेयर्स ऊपर हैं,
कुछ नीचे हैं, इनफैक्ट आज नीचे वाले ज़्यादा हैं इसीलिए मार्केट ज़्यादा है, वो वाले भी ज़्यादा होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा शायद इसलिए भी वो ज़्यादा है। बट ओवरऑल पॉइंट कैलकुलेशन वेटेज के हिसाब से किया जाता है और ये हमें बताता रहता है कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50, सेंसेक्स है बीएसई का इंडेक्स। सेंसेक्स 30 कंपनियों के साथ ये काम करता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि आज हमारा मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो आई होप कि आप निफ्टी समझ गए। अब समझते हैं बैंक निफ्टी क्या है। तो ये भी एक इंडेक्स है। ये क्या करता है, ये बताता है कि अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां आज ऊपर है या नीचे है। तो उनमें से 12 बैंकों का पूल बना दिया, बोला ये मेन बैंक्स हैं, आज इनके शेयर्स आपको बताएंगे हम कि ऊपर है या नीचे है। और ओवरऑल उन सब का फिर से वेटेज डिसाइड किया गया और उसके हिसाब से फिर आज अगर देखें तो निफ्टी बैंक हमें दिख रहा है 0.85% डाउन, 388 पॉइंट नीचे, या परसेंटेज फॉर्म में 0.85, क्योंकि कुल मिला के जो 12 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बैंक्स जो एक पूल में डाले गए, उस पूल को बैंक निफ्टी कहते हैं। तो ये क्या हो गई, इंडेक्स। अब इन्हें आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो अब आप जब इसे अपने दिमाग में रख लेंगे, फिक्स कर लेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, कि ये इंडेक्सेस हैं, तो मार्केट में अब आप जब एनएसई के बारे में सुनेंगे, निफ्टी के बारे में सुनेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में सुनेंगे, तो ये अंदाजा आपको लग जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो स्टॉक्स के बारे में बताया, ओवरऑल मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसके बारे में बताया। कुछ बातें अभी जो हमें समझनी है वो ये कि यस, इन इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, और इनके साथ साथ और भी चीज़ें ट्रेड होती हैं, जैसे कि डेरिवेटिव मार्केट। तो एक मार्केट है हमारा ये कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट। दूसरा मार्केट है हमारा जो इसी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, उसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आता है। तो अगर आप फेमिलियर हो चुके हैं ये सारे कॉन्सेप्ट से, तो अब बिल्कुल शुरुआत से कहानी के माध्यम से कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगले क्लास में आपको बताता हूं। कल के क्लास में जब आप समझेंगे इन सारे कीवर्ड्स को, पहले मैं बिल्कुल शुरुआत नहीं करना चाहता हूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ, मैं शुरुआत करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम जानेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, फिर अब जानेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट और ऑब्लिगेशन क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क कैसे काम करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए, फुलफिल कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे पहले 15 से 20 मिनट में अगले क्लास में, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जब वो समझ जाएंगे तो फ्यूचर्स और ऑप्शन हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि कुछ सिखाया होगा, सीखे होंगे वो लोग भी जो पहले से ये सारी चीज़ें जानते होंगे। ये क्लास मैं यहीं पे बंद करता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे अगले क्लास में, जब हम लोग अपना बेस सेटअप करेंगे डेरिवेटिव मार्केट का। आज हमने बेस सेटअप किया है अपना स्टॉक मार्केट और उसके यूज़ का। आई होप आप अब समझते होंगे कि स्टॉक मार्केट को हम लोगों ने सट्टा खेलने के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए बनाया है। और अगर आप ये समझते हैं तो आप अच्छे नज़रिए से स्टॉक मार्केट को देखेंगे और इसमें अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश नॉलेज के ऊपर होनी चाहिए, ना कि किसी के टिप पे, किसी तरीके के स्कैम में फंस के। प्योरली आप लाइफ के सारे अच्छे डिसीजन खुद से ही ले सकते हो, और इसके लिए आपको बस अपने आप को अवेयर करना होगा, अवगत करना होगा उस चीज़ के बारे में जिसमें आप हाथ डालने वाले हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में और सीखते हैं हम लोग डेरिवेटिव मार्केट और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, राइट एंड ऑब्लिगेशन के बारे में,
और कैसे ये सारा फ्रेमवर्क काम करता है मार्जिन मनी के बारे में, और फिर समझेंगे कि फ्यूचर का यूज़ क्या है, कैसे उनसे बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट के काम किए जाते हैं और एक रिस्क मैनेजर उसे कैसे देखता है और एक ट्रेडर को कैसे देखना चाहिए। ये सारा पर्सपेक्टिव लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए अगले क्लास में। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।